एक बार फिर से स्वागत है आपका मार्केट ट्रेड अलर्ट के इस शो में, जिसमें हमने डिस्कस किया सेक्टोरली भी और एक जियोपॉलिटिकल टेंशन के इशू को। अब हम तय करेंगे कि हमारे पोर्टफोलियो में मरम्मत की क्या ज़रूरत है। अग्रवाल साहब, ये मत बताइएगा जवाब में कि बहुत जो वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं, जहाँ फ्रॉथ है, ये वो कुछ नहीं। स्पेसिफिक्स में हमारे पोर्टफोलियो मरम्मत की किस तरह की ज़रूरत है, कहाँ से निकल जाएँ, कहाँ बने रहें। आप सेक्टर बता सकते हैं, कंपनी नहीं बताएंगे हम लोग, क्योंकि वो वाला शो अपना अलग होता है। लेकिन कोई खास थीम आपको नहीं अच्छी लग रही है, आप या कोई सेक्टर आपको ठीक नहीं लग रहा है, या कोई बहुत बड़ी चेंज होने वाली, उससे बचना चाहिए, वो बताइए आप, मरम्मत कैसे की जाए। जनरली नीरज जी, मेरा ये रिकमेंडेशन होता है कि आप जो बास्केट बना रहे हैं, क्योंकि हम पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, पोर्टफोलियो की मरम्मत की बात कर रहे हैं, तो पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स के जो डिसिप्लिन होना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जब इस तरह का मार्केट होता है तो लोग ये डिसिप्लिन को भूल जाते हैं और बहुत तरह के स्टॉक्स आ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है सबसे पहले तो आपको थोड़ा अपना नंबर ऑफ स्टॉक्स का एक्सपोजर वो थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। दैट इज़ द फर्स्ट आइडल वे। अब उसमें फिर सवाल ये आएगा कि भाई कम क्या करें, सब तो अच्छा चल रहा है, तो इट्स अ वेरी हार्ड कॉल, राइट। वहाँ पे मेरे हिसाब से बात वहीं आ जाएगी, क्वालिटी वर्सेस नॉन क्वालिटी की। कोई स्टॉक किसी एक पर्टिकुलर साल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया तो लोग उसे ग्लोरीफाई, जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि ग्लोरिफिकेशन शुरू हो जाती है कि भाई ये तो अब आउट ऑफ वुड्स है। मगर हम वो भूल जाते हैं कि उसने वो स्टॉक उस हाई पे आने से कितने साल उसे लगे वापस वहाँ पहुँचने में। तो जो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है वो लोग इग्नोर कर जाते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को कंपेयर कर लेते हैं कि इस समय से इस समय पैसा बन गया तो ये सही है और ये बनता रहेगा। तो ये जो थीसिस है ना, ये सही थीसिस नहीं है। मेरे हिसाब से आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपके पास किस तरह के स्टॉक्स हैं और उस स्टॉक के अंदर में आपको फिल्टर करना पड़ेगा क्वालिटी वर्सेस नॉन क्वालिटी। सेक्टर की बात करें, मेरे को ऐसे कोई पर्टिकुलरली किसी सेक्टर के साथ कोई ऐसी एंटी फीलिंग नहीं है कि भाई आप ये सेक्टर को लेके आप थोड़े से कम रहे हैं, ज़्यादा रहे। बैलेंस अप्रोच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच। मुझे नहीं लगता कि चलिए अब आईटी थोड़ा ख़राब चल रहा है, थोड़ा सा हम अपना वेट्स कम कर देंगे, वेट्स कम कर सकते हैं, वेट्स बढ़ा सकते हैं जहाँ अच्छा लगता है, मगर आप वेट्स खत्म नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कह सकते कि चलिए बैंक परफॉर्म नहीं करते तो जीरो वेट्स कर लेते हैं। वेट्स को आपको प्ले अराउंड करना है। तो प्रोफेशनल भाषा में हम वेट्स की बात करते हैं। एक लेमैन की तरफ से अगर आप बात करें तो आप ओवर एक्सपोजर मत मेंटेन करिए। आपको जहाँ समझ में आ रहा है वहाँ पे आप अपने एक्सपोजर को थोड़ा सा बैलेंस आउट करें तो आप वॉलेटिलिटी को बेटर प्ले कर पाएंगे। वरना ओवर एक्सपोजर कई सेक्टर होने से और वो सेक्टर अगर अंडर परफॉर्म करेगा तो आपके पोर्टफोलियो का जो डैमेज है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो मरम्मत इस तरह से भी देखी जा सकती है कि हम आगे डैमेज ना होने से भी बच सकते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की कि जैसे बहुत बड़ा रिटर्न बन गया, हाई पे एकदम खड़ा हुआ, आप उस पर बने, ये तो अब यहाँ से और 10 गुना होगा। बाद में 2-3 साल बाद आप वॉरेन बफे की याद करते हैं, अरे यार 15% का एवरेज रिटर्न तो सबका ही बनता है, मेरा बना तो सब गुना हो गया। सुनील सर, क्या दूर रहें, क्या पास लाएं? मैं कहूंगा कि दो चीज, एक डोमेस्टिक पे ऊपर फोकस रखी है। हाँ। तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव लिस्ट में मेरे को आता है आईटी इन टर्म्स ऑफ कम करने के लिए, और ग्लोबल सिक्लिकल्स जैसे मेटल्स गिटल्स, क्योंकि डोमेस्टिक ग्रोथ के साथ ये संबंधित नहीं है। ये कभी ऊपर जा सकते हैं, नीचे सकते हैं, मगर जियोपॉलिटिकल टेंशन आ रहा है तो उसमें टेंशन आ सकती है। तो कीप एज एन इन्वेस्टर आप फोकस अपना कोर पोर्टफोलियो को डोमेस्टिक ओरिएंटेड स्टॉक्स पे रखिए। वो नंबर वन। नंबर टू, आप जो कह रहे थे वही बात थी कि जिसमें बहुत बड़ा चेंज हुआ है प्राइसेस में, मगर ग्राउंड लेवल में कोरिलेशन नहीं है। मैं पीएसयूज की बात करूंगा यहाँ। पीएसयूज में इतनी हवा चल के इतना, मगर आप सच में देखिए मोदी जी की जो एक अम्ब्रेला है उसको छोड़कर जमीन में पीएसयूज में क्या बदलाव हुआ है। प्रोफेशनलिज्म, ये वो सेम उनका जो ब्लोटेड एम्प्लॉय टर्नओवर है, बेसिकली उनकी भी वो पेंशन और ये लाइबिलिटीज है और एफिशिएंसीज नहीं है। तो पीएसयूज में जो रैली हुआ है ना, उसमें बहुत पैसा बहुत लोगों को बनाया है। तो प्रॉफिट बुक करके उसको पैर डाउन कीजिए, प्योरली बिकॉज मैं एक लॉजिकल रीजन नहीं देख रहा हूँ कि पीएसयूज में इतना बड़ा रिटर्न क्यों बना, क्योंकि लिक्विडिटी आई, जो भी कारण हुआ है। तो ग्राउंड रियलिटी में उनके ईपीएस या उनकी जो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में उतना ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है जितना कि प्राइस बदला है। तो मैं उधर सलाह दूंगा। तीसरी बात है कि जितना ऊपर गया है उसको कम करें, जिसका ऊपर नहीं गया है उसको बढ़ाएं। डोमेस्टिक ओरिएंटेड में बैंक्स एंड एनबीएफसीज एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, बीएफएसआई स्पेस में आप देख रही है कुछ दिन से मार्केट में वो चले नहीं है, जो भी कारण है। अगर अल्टीमेटली इंडिया का ग्रोथ स्टोरी,
चाहे वो कैपेक्स ड्रिवन हो या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हो, वो लेंडिंग के जरिए ही फुलफिल हो सकती है। सिमिलरली हमारी पर कैपिटा इनकम ओवर द बाय द एंड ऑफ द डिकेड दुगना होने वाली है, तो नॉट ओनली हायर एंड डिस्क्रिशनरी का ग्रोथ होगा, बट आपको सेविंग्स की भी बढ़त होगी, शिफ्टिंग इनटू दिस। तो फाइनेंशियल सर्विसेज जो दोनों तरफ प्ले करते हैं, लायबिलिटीज में भी और एसेट्स में भी, जैसे ब्रोकिंग हाउसेस, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स, एएमसीज, इंश्योरेंस, तो ये सब चीज इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से जुड़े हुए हैं। मार्केट ने उतना उनको अभी रिस्पेक्ट नहीं दिया है, वैल्यूएशंस उतने बड़े नहीं है, यस रीजनेबल है उधर, मगर वो अक्यूमुलेट करेंगे तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ उनकी ईपीएस की भी एक वी शेप्ड रिकवरी आप देखेंगे, तो उसके कारण आपका पैसा बनेगा। इवन इफ वैल्यूएशंस डोंट चेंज, उनकी एक्चुअल ईपीएस ग्रोथ विल बी बेटर। तो ये मेरी तीन ब्रॉड नहीं, बहुत मोटी बात आपने कही, लेकिन बहुत महीन है वो, कि चाहे कैपेक्स की ग्रोथ हो, चाहे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की हो, पैसा तो लोन से लेना पड़ेगा, और लोन लेना पड़ेगा तो बैंक एंड फाइनेंशियल्स में तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ स्टोरी वहीं से है, और डेट वैसे भी ग्रोथ कैपिटल में मानता हूँ। पंकज जी, एक चीज़ बताइए, मस्ट हैव। देखो नीरज जी, एक तो खैर अगले एक हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए आई थिंक एक दो और बड़े मेजर इवेंट हैं। एक तो एलन मस्क साहब आ रहे हैं आई थिंक उसकी वजह से भी काफी सारी उथल पुथल स्टॉक्स में रहेगी, जो कि ऑलरेडी चालू हो गई है। आई थिंक दैट इज वन टॉपिक यू डिडंट टच, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और उसके अलावा जैसे मैं बार बार कहता हूं कि आने वाले 6 से 8 हफ्ते जो इलेक्शंस का है, इसमें मेरा मानना है कि मे बी प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन एक टाइडल वेव सी आनी चाहिए हमारी मार्केट में। अगर जिस तरह का रिजल्ट्स मार्केट या लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरफ अगर हम दौड़ते हैं, तो एक टाइडल वेव आनी चाहिए विच कुड बी नॉन फंडामेंटल, नॉन लॉजिकल, और उसमें हमारे को उस वेव में जरूर हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि कहां पर एग्जिट करना है, कहां पर रैशनैलिटी दिखानी है और कहां नहीं करना है। जैसे कि हमारे अभी कलीग कह रहे थे, आई थिंक काफी सारे ऐसे पीएसयूज हैं जो कि आई थिंक दे आर जस्ट राइडिंग बिकॉज ऑफ मोदी फैक्टर। तो उन पीएसयूज में अगर जो टाइडल वेव आती है, मे बी वी कुड कट डाउन आवर स्टेक, मे बी वी कुड बुक आवर प्रॉफिट। उसके अलावा स्मॉल कैप्स में, जो समय कह रहा था कि मार्च में जो हमने ब्रूटल करेक्शन देखी थी, काफी सारे ऐसे स्मॉल कैप में जो अभी भी उनके नियर अबाउट नहीं आ पाए, बिकॉज दे वर डिवाइड ऑफ क्वालिटी। उन तरह के स्टॉक से बाहर हुए, अगर आप नहीं हो पाए तो उनसे बाहर होंगे। उसके अलावा अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें, मैं 2 मिनट और लूंगा आपके, आई थिंक देर आर 2-3 इवॉल्विंग सेक्टर्स जो कि हमने देखा है कि पिछले 2-3 महीने में काफी अच्छे इवॉल्व हुए हैं, और शायद मार्केट या इन्वेस्टर्स पूरी तरह उसमें इन्वेस्टेड नहीं है। वन इज टेलीकॉम। मेरे को लगता है जो टेलीकॉम में आजकल हो रहा है, जैसे आइडिया का भी एफपीओ आ रहा है, जिस तरह से भारतीय टेली के आ रहे हैं, और जिस तरह से मान के चल रहे हैं कि अगले 1 साल में एआरपीयू डिसेंटली बढ़ने वाला है, और गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है इस सेक्टर को। मेरे को लगता है कि ये सेक्टर एक अच्छा इवॉल्विंग सेक्टर हो सकता है, अच्छे रिटर्न दे सकता है, और यहां पर मेरे को लगता है कि इन्वेस्टर्स की और फंड्स की पोजीशनिंग काफी डाउन है। उसके अलावा फार्मा, मेरे को लगता है फार्मा में हम देख रहे हैं कि काफी पॉजिटिविटी आ रही है, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, अच्छी प्रोजेक्शंस आ रही है, अच्छी ग्रोथ आ रही है, यूएस से भी अच्छे साउंड बाइट्स आ रहे हैं। सो आई थिंक ये 2-3 सेक्टर हैं जो मेरे को लगता है, अपार्ट फ्रॉम जो हम रोज बात करते रहते हैं, जैसे कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इक्विपमेंट, वो सब तो चल ही रहे हैं। और जो 2-3 सेक्टर मेरे को लगता है थोड़े से डाउन प्ले रहेंगे या थोड़ा सा अंडर करंट उनमें फीबल होना चाहिए, वो टेक्नोलॉजी हैंगे और से समथिंग मे बी इवन एफएमसीजी। आई थिंक ये 2-3 सेक्टर। नहीं पंकज जी सुनो ना, एंड पंकज जी बिल्कुल मुझे एक लाइन का जवाब, आपने एलन मस्क का राग छेड़ दिया है। एलन मस्क की वजह से 2 सेक्टर पे लोगों की बड़ी नजर है, लोग काइट फ्लाइंग कर रहे हैं। मैंने इसलिए उसको जानबूझ के चूज नहीं किया क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा गेसवर्क होता, और फिर गेसवर्क में थोड़ा हम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि नाम लेना पड़ता। फिर आपने चूंकि नाम ले लिया है, तो जो 2 बहुत प्रोमिनेंट थीम्स उनके साथ जोड़ी जा रही हैं, आप उसमें इंटरेस्टेड हैं क्या? हाँ सर, उसमें एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं। एलन मस्क साहब जो उनकी अपनी टेरेन है यूएस में, आई थिंक वहां पर अभी दिक्कतें फेस कर रहे हैं। वहां पर ऐसा माना जा रहा है कि ईवी का जो साइकिल है वो पीक आउट हो चुका है, एंड ही इज फेसिंग सीरियस चैलेंजेस इन हिज टेरेन। तो उनको कोई और विकल्प नहीं है, इंडिया जैसी कंट्री में आना पड़ेगा। और अभी अगले 1-1.5 साल हम कोई बहुत बड़े वॉल्यूम्स की बात नहीं कर रहे। उसके अलावा जो चाइनीज प्लेयर है वो दे आर गिविंग सीरियस रन ऑफ मनी टू एलन मस्क। तो अभी जो एक टाइडल वेव सी आ रही है एलन मस्क को लेके, ईवी को लेके, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले आप ही एक सेंटेंस कर रहे थे कि हम शायद एक्स्ट्रा ग्लोरीफाई कर देते हैं किसी चीज को, और वही चीज हो रही है। तो एक्स्ट्रा ग्लोरिफिकेशन में आई थिंक हमें नहीं जाना चाहिए, एंड वी शुड रिमेन रैशनल एंड सेंसिबल अबाउट इट। बिल्कुल, तो इसीलिए हमने कहा भाई बहुत ज्यादा काइट फ्लाइंग नहीं करना मुझे। अनुराग जी, डू नॉट टच।
वो कौन सा सेक्टर है? आईटी छोड़ के? नहीं, इंडिया में तो ऐसा हाँ, मैं तो नीरज जी वो सरकारी कंपनीज को ही कहूंगा कुल मिलाकर के, वो ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। हालांकि नीरज जी ये मुद्दा आपका बहुत अच्छा था, बट इसको एक ही लाइन पे मैं खत्म करूंगा। बट आई थिंक जस्ट टू स्टे अवे, आई थिंक ये सिर्फ गवर्नमेंट है, ये आपका सरकारी कंपनीज में इन्वेस्ट करना मतलब आप इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। दीजिए, बहुत अच्छी बात है, अगर डायरेक्टली नहीं देते इनडायरेक्टली दीजिए, बट ये सब चले हुए कारतूस है, इनमें कुछ होना जाना नहीं होता है। और ये कहानियां एक्सपीरियंस से आती हैं, जो हम पहले कहानियां सुन चुके हैं तो हम उतने एक्साइटेड नहीं होते हैं, जो नए लोग कहानियां सुन रहे हैं, दे आर मोर एक्साइटेड, राइट? आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई थिंक और इस पे कभी बाद में और डिटेल में चर्चा करेंगे, बट आई थिंक इंडियन मार्केट्स को, नॉट द इकोनॉमी बट द मार्केट्स एंड इवन इकोनॉमी को टू सर्टेन एक्सटेंट, एक ही चीज से डरना चाहिए नीरज जी, वो है कॉम्प्लेसेंसी। आई थिंक we are becoming too complacent and things like ये तो बढ़ना ही बढ़ना है, ये तो होगा ही होगा, इंडिया में तो आना ही पड़ेगा। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, कंपटीशन बहुत तेजी से इमर्ज हो रहा है। इट डजंट मैटर हाउ फास्ट वी ग्रो, इट इज रिलेटिवली आर वी डूइंग बेटर देन अदर्स, और उस हिसाब से हमें देखना होता है। तो ये कॉम्प्लेक्सेंसी की बातें, जैसे हम ये पहले भी सुन चुके हैं, इंफ्रा बनना है तो ये होना होगा, वो बनना है तो ये होना होगा, ना ये होता है ना वो होता है। तो आई थिंक बी लिटिल वाइज, don't project this 20%, 18% returns for next 20 years. It is too long. और I think ये डिकेड बड़ा अलर्ट रहने का है। दुनिया बहुत बड़े तेजी से चेंज होते हैं। Complacency is the only thing that we need to worry about. दो इसमें बिल्कुल आपने सही एनालाइज किया। इसमें मेरा एक पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग से मैं कहता हूँ कि एक चीज़ से डरना चाहिए, वो है टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन। इसके अलावा मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। ना मुझे सरकार की पॉलिसी से डर लगता, ना मुझे टैक्स से डर लगता, ना मुझे डेट से डर लगता। मुझे लगता है जब जिस दिन टेक्नोलॉजी डिसरप्ट होती है ना, वो पूरा गेम बिगाड़ देगी, क्योंकि उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। और वहाँ पे बहुत सारी हमने कंपनीज़ को देखा है बर्बाद हो गई हैं। तो जो आपने कहा कॉम्प्लेसेंसी, वो इस सेंस में मुझे लगता है ज़रूर होनी चाहिए कि दुनिया में क्या बदल रहा है, इस पर अगर आपकी नज़र है तब तो आप सही चल पाएंगे। अगर उसमें से आप सो गए तो फिर कोई आपको बचा नहीं सकता, गवर्नमेंट भी नहीं बचा पाएगी। इसलिए टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। 3 बहुत प्रोमिनेंट इश्यूज़ जो थे इस वक्त इस हफ्ते के, वो हमने डिस्कस किए, और अगले हफ्ते हो सकता है मस्क जी कुछ ऐसा करें तो फिर पंकज जी की इच्छा पूरी होगी, हम लोग उस पर ज़रूर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।